आज हम बात करने वाले हैं चाइना के पैसिफिक ओशन में लोकेटेड आइलैंड कंट्रीज़ पर बढ़ते डोमिनेंस के बारे में। चाइना पिछले लगभग 15 सालों से इस रीजन में अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश में है, लेकिन इस एक्सपेंशन के अपने चैलेंजेस हैं। इसका एक पहलू रिसेंटली सैमोआ और पलाओ के लीडर्स का चाइना के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना है, जिसकी वजह से ये रीजन एक बार फिर से न्यूज़ में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो में ये भी देखेंगे कि पैसिफिक आइलैंड्स का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है और चाइना अपने डोमिनेंस या हेजिमनी को किस तरह से बढ़ा रहा है। साथ में इस पर चर्चा भी होगी कि यहाँ के देश चाइनीज़ डोमिनेंस को कैसे काउंटर कर रहे हैं, और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि ये एक्सपेंशन चाइना के राइवल कंट्रीज़ और पैसिफिक आइलैंड्स के लिए क्या रिस्क क्रिएट करता है। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। पिछले लगभग 2 दशकों से और स्पेशली 2006 के बाद से चाइना धीरे धीरे पैसिफिक में अपने डोमिनेंस और इंटरेस्ट को असर्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है, और पिछले कुछ 3 सालों में ये डोमिनेंस और असर्टिवनेस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पैसिफिक में लोकेटेड साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन के थ्रू चाइना कैसे समय समय में अग्रेसिव स्टैंस लेता है, उसकी कहानी तो हम न्यूज़ में देखते ही रहते हैं। लेकिन साउथ चाइना सी चाइना के इमीडिएट विसिनिटी में है, और वहाँ पर वो क्यों अपना कंट्रोल चाहता है वो तो समझ में आता है, लेकिन पैसिफिक आइलैंड्स में उसके क्या इंटरेस्ट हैं ये चर्चा का विषय है। चाइनीज़ गवर्नमेंट तो ये क्लेम करती है कि पैसिफिक आइलैंड्स के साथ उसका इंप्रूविंग रिलेशन केवल उसके इकोनॉमिक राइज का नतीजा है, लेकिन कई एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये एक्सपेंशन उसके वर्ल्ड पावर बनने के सपने का नतीजा भी है। पैसिफिक आइलैंड में लोकेटेड देश अपने प्रिस्टीन बीचेस, जियोग्राफिक और कल्चरल डाइवर्सिटी और यूनिक डेवलपमेंट चैलेंजेस के लिए जाने जाते हैं। पैसिफिक में 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं, जिन्हें हम मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया में कैटेगराइज कर सकते हैं। इस रीजन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों के अलावा फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सैमोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, टुवालू और वेनुआतू जैसे देश आते हैं। इसके अलावा यहाँ यूएस कंट्रोल आइलैंड्स जैसे गुआम और नॉर्थन मैरियाना आइलैंड्स भी लोकेटेड हैं। ट्रेडिशनली इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ क्लोजली लिंक थी। यूएसए इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस ऑस्ट्रेलिया के थ्रू एक्सटेंड करता रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस रीजन में जनरली बिग ब्रदर की तरह एक्ट करता है। यूएसए इस एरिया में मिलिट्री बेसिस भी ऑपरेट करता है। इसके अलावा फ्रांस भी एक एक्स्ट्रा रीजनल पावर है जिसने अपने ट्रूप्स न्यू कैलेडोनिया पर लोकेट कर रखे हैं। दोस्तों, ये मिलिट्री बेसिस लार्जली वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स का नतीजा है। वैसे तो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त इस रीजन का कंट्रोल काफ़ी क्रिटिकल था, ताकि लॉजिस्टिक सप्लाई और मिलिट्री मूवमेंट ईजी हो सके, स्पेशली अगेंस्ट जापान जो नाजीज का एलाई था। लेकिन उसके बाद यूएसए और वेस्ट ने इस रीजन पर ध्यान कम दिया, पर जैसे ही यहाँ चाइना का प्रेजेंस बढ़ा, वेस्टर्न पावर्स फिर से इस रीजन में इंटरेस्टेड हो गए और यहाँ का जियोस्टैटिक सिग्निफिकेंस सडनली इंक्रीज हो गया। बीजिंग का यहाँ सबसे पहला इंटरेस्ट यूएसए को काउंटर करना है, और क्योंकि ये चाइना के एक्सटेंडेड नेबरहुड में है, इसलिए चाइना यूएसए को डिस्प्लेस कर यहाँ का रीजनल सुप्रीम लीडर भी बनना चाहता है। अगर चाइना यहाँ का लीडर बन गया तो वो यूएसए के मिलिट्री बेसिस के इमीडिएट विसिनिटी में आ जाएगा, जो उसे यूएसए की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को चैलेंज करने में भी मदद करेगी। इसके अलावा यूएसए यहाँ के मिलिट्री बेसिस से मैसिव इंटेलिजेंस नेटवर्क्स भी ऑपरेट करता है, जो उसे चाइना के एम्बिशंस को समझने और काउंटर करने में हेल्प करता है। यूएसए की इस इंटेलिजेंस कलेक्शन कैपेबिलिटी और मोनोपोली को भी चाइना काउंटर करना चाहता है। फ्यूचर में चाइना अगर ताइवान को मिलिटरीली कैप्चर करता है तो इस रीजन का कंट्रोल भी उसके लिए मददगार होगा, क्योंकि इस रीजन के थ्रू यूएसए ताइवान को हेल्प करता रहा है। चाइना का दूसरा इंटरेस्ट ताइवान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना है। चाइना हमेशा से ताइवानीज लोगों पर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के चलते ताइवान के डिप्लोमेटिक एलाइज को पोच करने में लगा हुआ है। इसलिए 2019 में चाइना सोलोमन आइलैंड्स और किरिबाती को अपना डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन स्विच करने के लिए कन्विंस करने में सक्सेसफुल हुआ, जिसके बाद ताइवान की दुनिया में केवल 15 डिप्लोमेटिक पार्टनर्स रह गए। इनमें से 4 पैसिफिक में हैं, जिन्हें पोच करना चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। बीजिंग इस एरिया में इन्फ्लुएंस से यूएनजीए में ताइवान को मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में मेंबरशिप देने की जो आवाज़ उठ रही है, उसे भी दबाने के प्लान में है। तीसरा इंटरेस्ट ये है कि पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर चाइना अपने वर्ल्ड वाइड अलायंस को एक्सपेंड करना चाहता है, ताकि उसके आइडियोलॉजिकल कैंप में बाकी कंट्रीज भी ऐड हो जाएं, जो उसे ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में बेटर बार्गेनिंग पावर देंगी।
चाइना का इस रीजन में इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने का मेन टूल उसका इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, जिसके चलते उसने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट किए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो इस एरिया में यूएस बैक्ड सबसे पावरफुल देश हैं, वो अपना डोमिनेंस मेंटेन करने में लार्जली अनसक्सेसफुल रहे हैं और काफ़ी सालों से वेस्ट ने भी इन्हें इग्नोर किया है। आपको बता दें कि ये रीजन अपनी जियोग्राफिक डिफिकल्टी और रिमोटनेस की वजह से डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे रह जाते हैं और वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खराब सपोर्ट की वजह से इन देशों ने चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अलाउ किया। ऊपर से इस रीजन में पॉपुलेशन प्रेशर भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते यहाँ मैसिव रिसोर्स क्रंच भी है। ये एरिया नेचुरल डिजास्टर्स जैसे साइक्लोन्स और क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी वनरेबल है और यहाँ कई सारे आइलैंड्स राइजिंग सी वाटर के सबमर्जेंस का खतरा भी फेस कर रहे हैं। इन सब वजहों ने चाइना को इस रीजन में एक पावरफुल प्लेयर बना दिया, लेकिन चाइना यहाँ डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी यूज़ करके इन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने के प्लान में है, जो इन देशों के लिए बड़ा खतरा है और इसीलिए ही वो रिएक्ट भी कर रहे हैं। 2006 के बाद चाइना का ट्रेड, डेवलपमेंट एड, डिप्लोमेटिक और कमर्शियल एक्टिविटी स्टेडली बढ़ती जा रही है। इसका नतीजा ये है कि 2013 से पैपुआ न्यू गिनी को छोड़ चाइना बाकी देशों का मेजर ट्रेड पार्टनर बन गया है और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, सोलोमन आइलैंड्स का चाइना के साथ टू वे ट्रेड अब 46% है। चाइना की एक्टिविटीज़ की बात करें तो लोवी इंस्टीट्यूट रिसर्च के हिसाब से 2006 और 2017 के बीच चाइना ने इस रीजन को $1.5 बिलियन का फॉरेन एड दिया है। इसमें ग्रांट्स और लोन्स दोनों इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा 2017 में चाइना पैसिफिक में थर्ड लार्जेस्ट डोनर था। हालांकि चाइना लार्जेस्ट डोनर नहीं था, पर जिस तरह से वो एड प्रोवाइड करता है वो इम्पॉर्टेंट इशू है। ये लोन्स मेनली बिग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में होता है, जो कई बार फीजिबल नहीं होते और ये देश डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। चाइनीज़ लेंडिंग ने यहाँ चाइनीज़ स्टेट ओन्ड कंपनीज को भी मेजर प्लेयर बना दिया है, जो यहाँ की लोकल कंपनीज के साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ में कम्पीट कर रही हैं। इसकी वजह से लोकल कंपनीज को नुकसान भी हुआ है। चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ये आर्गूमेंट देते हैं कि ये एड सिर्फ पैसिफिक के डेवलपमेंट के लिए है, जो इन देशों को उनके ट्रेडिशनल पार्टनर्स जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सामने ज़्यादा बार्गेनिंग पावर प्रोवाइड करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन और वेस्टर्न स्कॉलर्स का ये कहना है कि चाइना का ग्रोइंग फुटप्रिंट मेजर रिस्क क्रिएट करता है। पहला रिस्क ये है कि शायद चाइना फ्यूचर में डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी को यूज़ करके यहाँ मिलिट्री बेसिस भी स्टैब्लिश करने का काम करेगा, जो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और पैसिफिक आइलैंड्स सबके लिए मेजर कंसर्न है। और ये डर बेसलेस नहीं है। रिसेंटली वेनुआतू के सैंटो आइलैंड्स को डुअल फैसिलिटी में कन्वर्ट करने का प्लान हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर न्यूज़पेपर्स में लीक हुई तो ये प्लान बंद कर दिया गया। दोस्तों, बीजिंग दुनिया भर के छोटे देशों को इस बात के लिए कन्विंस करने में कामयाब रहा है कि उन्हें बिग सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड और ट्रेडिंग टर्मिनल्स की ज़रूरत है, जबकि कई फिजिबिलिटी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ये प्रोजेक्ट्स का एक्चुअल बेनिफिट काफ़ी कम है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा में यही किया, जबकि वहाँ हुई फिजिबिलिटी स्टडी ने इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स को क्रिटिसाइज़ किया था। इससे ये साफ हो जाता है कि चाइना डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में एक्चुअली इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर कोई मिलिट्री बेस यहाँ बनता है तो इसका ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। वो दुनिया भर के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि फिर आर्म्स रेस और मिलिट्री बिल्डअप्स दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। तीसरा मेजर कंसर्न है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का इन देशों की सोवर्निटी और इंडिपेंडेंस पर खतरा। इसका सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसको चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना यहाँ एलीट कैप्चर और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फंडिंग में भी इन्वॉल्व है। ये काम वो मेनली अपनी कंपनीज के थ्रू करता है। एलीट कैप्चर का मतलब होता है अपनी इकोनॉमिक माइट को यूज़ कर इन देशों के इंपॉर्टेंट लीडर्स में अपने सपोर्ट को इंक्रीज करना। ये हमें सैमोआ में भी देखने को मिला है। पिछले कुछ सालों में इंडिया और चाइना की बढ़ती राइवलरी चाइना के पैसिफिक प्रोजेक्ट को इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट बनाता है। इंडिया का मेजर कंसर्न है इंडो पैसिफिक में पीस और सिक्योरिटी, जो हमारे इंडियन ओशन में डोमिनेंस के लिए क्रूशल है। इंडियन ओशन में हम ट्रेडिशनली मेजर पावर रहे हैं, लेकिन अपने OBOR और BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स के थ्रू चाइना पूरे इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाने का प्लान बना रहा है। इसके अलावा चाइना पैसिफिक इंडियन ओशन के इमीडिएट विसिनिटी में है और ये पूरा रीजन रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर चले। इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि इंडिया भी पैसिफिक आइलैंड्स के साथ अपने इंटरेक्शंस को बढ़ाए और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश में लग जाए, वैसे ही जैसे वो इंडियन ओशन में अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के थ्रू कर रहा है। इसके अलावा क्वाड के साथ इंक्रीजिंग एंगेजमेंट भी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक मेजर पार्टनर है, इस पूरे रीजन को इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट बना देता है।
वैसे यहाँ पर कोई चाइनीज मिलिट्री बेस आएगा इसके चांसेस कम है, क्योंकि इस रीजन के देश पॉन्स नहीं है और वो अपने हिसाब से चाइना, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो जाए। यहाँ के नेशंस अपने इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी को लेकर काफ़ी एग्रेसिव भी हैं। भले ही वो चाइना के साथ एलाई करने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो शायद ही चाइनीज मिलिट्री बेस को सपोर्ट करेंगे, स्पेशली तब जब एक और सुपर पावर यूएसए ऑलरेडी इस रीजन में है। अगर ऐसा मिलिट्री बेस यहाँ आया तो सबसे ज़्यादा इन देशों के लिए ही नुकसानदायक होगा और वो कोल्ड वॉर की तरह एक बार फिर दो साइड्स के बीच फंस सकते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को देख वेस्ट भी अब इस रीजन में ध्यान दे रहा है और चाइना को काउंटर करने के लिए अपने ऑप्शंस पर विचार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस रीजन में अब इन्वेस्टमेंट चालू किए हैं। दोस्तों, पैसिफिक असर्शन में सैमोआ का एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ चाइना लार्जेस्ट क्रेडिटर है विथ 40% डेब्ट। चाइना को सपोर्ट करने वाले सैमोआ के लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर तुई लाइपा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इनके अंडर बीजिंग को एक $100 मिलियन का पोर्ट प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन कोविड-19 और उसमें वुहान वायरस की थ्योरीज ने इस रीजन की पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर दिया है और प्रो चाइना प्राइम मिनिस्टर सत्ता से बाहर कर दिए गए हैं। सैमोआ की फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर फियामे नाओमी है, जो इस प्रोजेक्ट के कैंसिलेशन की बात कर रही हैं। ये इंसिडेंस ये बताता है कि सैमोआ की नई पीएम ने चाइनीज डिजाइन्स को भांप लिया है और अब वो यूएसए के साथ बेटर रिलेशनशिप की बात कर रही हैं। और सैमोआ इसमें अकेला देश नहीं है। पिछले महीने पेलाओ के प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि ही डजंट इवन आंसर फोन कॉल्स फ्रॉम बीजिंग। दोस्तों, ये रिएक्शन इतना वाइड स्प्रेड है कि लोई इंस्टीट्यूट रिसर्च के हिसाब से 2018 के बाद वेनुआतू के अलावा यहाँ किसी ने चाइना से कोई नया लोन नहीं लिया है। लेकिन ये देश मिलिटरीली काफ़ी कमज़ोर है और इसलिए ज़रूरी है कि इनके साथ राइजिंग ग्लोबल पावर्स इंक्लूडिंग इंडिया भी डेमोक्रेटिक अलायंस करें, जो इन देशों के लिए बेनिफिशियल होगा। फिजी जैसे कंट्रीज़ के साथ हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल टाइज और गुड रिलेशंस इस पूरे रीजन में इंडियन टाइज को पुश करने में मददगार हो सकते हैं। फिजी में इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन हमेशा से वहाँ की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती रही है और इसलिए ही उसके साथ इंडिया के ट्रेडिशनल कल्चरल टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये अलायंस बिना डेप्थ ट्रैप और पैसिफिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हो तो वो इस पूरे रीजन के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा वेस्ट की तरफ से ग्रेटर रिजॉल्व और पैसिफिक में एक वाइडर कंसेंसस और ग्रेटर अवेयरनेस भी यहाँ के देशों को चाइना के डिज़ाइन से बचा सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।